Hello students, today we are going to do one of the interesting topic in grammar, that is figure of speech. Now ये figure of speech होता क्या है? ये एक poetic device है जो poems को beautify करने के लिए poets use करते हैं and फिर हमारे education syllabus में ये हमको exams में identify करने के लिए और explain करने के लिए आता है. So let's see what are the different figure of speech that we have in your English grammar. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, उनका डेफिनेशन, विल सी द एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स भी देखते हैं, तो क्लैरिटी आ जाएगा कि अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है. तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है इट्स सिमिली. नाउ पहले सिमिली को समझते हैं कि सिमिली होता क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट सेज इट्स ए कंपैरिजन, यानी कि इसमें होता क्या है, दो डिसिमिलर चीज यानी कि जिनमें कुछ कॉमन नहीं है उन चीजों को कंपेयर किया जाता है कुछ कॉमन एट्रीब्यूट. कॉमन एट्रीब्यूट मींस कॉमन क्वालिटी. और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिमिली कैन बी इजीली स्पॉटेड, इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली इफ आई हैव दिस वर्ड्स लाइक एंड एस. अगर मेरे सेंटेंस में इफ आई फाइंड वर्ड्स लाइक, वर्ड्स एस, अगर ये लाइक और एस मेरे सेंटेंस में आते हैं, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई ये मेरा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टिंक्स लाइक ए बी. ही स्टिंक्स लाइक ए बी यानी कि ही के कटाक्ष यानी कि रूड बोलने के तरीके को बी के डंक मारने से कंपेयर किया गया है. यू आर कंपेयरिंग द स्टिंगिंग ऑफ ए बी विद द हार्श वर्ड्स ऑफ person. So you mentioned, you use the word saying he stinks like a bee. उसके बाद next figure of speech, metaphor. Now metaphor ये simile का closely related figure of speech है. कैसे? It's an implied simile, यानी कि यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया गया है बट दोनों के बीच में लाइक या एस वर्ड यूज नहीं किया गया है. दे आर डायरेक्टली कंपेयर्ड. जैसे लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट. यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे लाइफ को टेल से यानी कि स्टोरी से कंपेयर किया गया है बट लाइक या एस वर्ड यूज नहीं किया गया है. स्ट्रेट अवे इन्होंने बोला है कि लाइफ इज ए स्टोरी टोल्ड बाय एन इडियट. आगे और क्या है, अगला फिगर ऑफ स्पीच आफ्टर सिमिली और मेटाफर, इट्स पर्सोनिफिकेशन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है. ये बहुत सारे पोएट्स अपने पोएम्स में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस फिगर ऑफ स्पीच? व्हेन ए लाइफलेस थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज ट्रीटेड एज हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज, उस फिगर ऑफ स्पीच को मैं पर्सोनिफिकेशन बोलूंगा. जैसे डेथ ले इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग, यानी कि वहां पे डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है और ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है कि वो किंग पे अपना हाथ रख रहा है. यहां पे क्या बोला है, विक्ट्री क्राउन्स द जस्ट, यानी कि जीत किसको मिलती है, जो सही होता है. सो हियर द विक्ट्री इज पर्सोनिफाइड एंड गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ क्राउनिंग समथिंग हु इज जस्टिफाइड एंड डिजर्व करता है उसको. What else do we have? सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के बाद हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी है. Now you should not misunderstand this apostrophe with my punctuation mark. पंचुएशन में एक जो ऊपर कॉमा आता है उसको मैं एपोस्ट्रोफी बोलता हूँ. ये वाला एपोस्ट्रोफी अलग कैसे है, यहाँ पे मैं किसी को एड्रेस करता हूँ. एड्रेस करना मीन्स उसको बुलाता हूँ. किसको? जो वहां पे मौजूद नहीं है या फिर एक कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या ऑब्जेक्ट है जिसको मैं डायरेक्टली बुला के बोल के एड्रेस करता हूं. आई कॉल दैट फिगर ऑफ स्पीच एज एपोस्ट्रोफी. राइट, लेट्स सी इसका एग्जांपल क्या है. ओ शेक्सपियर वेयर आर्ट दाउ. अब ये जो यहाँ पे आर्ट लिखा गया है ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश का ARE है और ये दाउ भी ओल्ड इंग्लिश आर्काइक इंग्लिश का यू है. सो ओ शेक्सपियर वेयर आर यू. तो ये शेक्सपियर जो प्रेजेंट नहीं है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत पुराने जमाने के हैं,
हम लोग उनको डायरेक्टली एड्रेस करके बुला रहे हैं जैसे वो हमारे सामने मौजूद हो, राइट? ओ शेक्सपियर वेयर आर दे। तो जो प्रेजेंट नहीं है या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको मैं डायरेक्टली एड्रेस करता हूं, तो आई कॉल दैट फिगर ऑफ स्पीच एज एपोस्ट्रोफी। तो ये 4 फिगर ऑफ स्पीच के बाद अगला मेरा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली। नाउ सी, ये स्पेलिंग में भले ही हाइपरबोले लगता हो, बट अगर उसको गूगल में चेक करते हैं तो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली है ना। हाइपरबली में क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके या बड़ा चढ़ा के बोलते हैं उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए या फिर एम्फेसिस देने के लिए। सो दिस इज एन एग्जैजरेशन ऑफ एन ओवर स्टेटमेंट टू अचीव एम्फेसिस। जैसे thousands of oceans cannot quench my thirst, या she cried oceans of tears। ना जब हम रोते हैं तो शायद मुश्किल से कुछ टीयर ड्रॉप्स निकलते हैं, बट यहाँ पे इसको एग्जैजरेट करने के लिए कैसे बताया गया है, she cried oceans of tears। तो hyperbole is an exaggeration of an idea। कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसको मैं हाइपरबली बोलता हूं। हाइपरबली के बाद एंटीथेसिस। देखो एंटीथेसिस भी कितना इंटरेस्टिंग है। एज द नेम सजेस्ट, एंटी मींस अगेंस्ट, अगेंस्ट या ऑपोजिट। इफ देयर इज अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर मेरे एक वर्ड्स के अंदर ऑपोजिट वर्ड्स आएंगे या ऑपोजिट आइडियाज आएंगे, उसको मैं एंटीथेसिस बोलूंगा। द वेव्स रोज एंड फेल, यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर उठते, राइज होते हैं और गिर जाते हैं। तो दिस राइजिंग एंड फॉलिंग, टू ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड हियर, रोज एंड फेल। सो एंटीथेसिस में क्या होता है, ऑपोजिट आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं। एंटीथेसिस के बाद टॉटोलॉजी। ये टॉटोलॉजी एग्जैक्टली एंटीथेसिस का ऑपोजिट होता है। उसमें जैसे दो वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, टोटोलॉजी में वी यूज वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, राइट? इफ आई हैव टू वर्ड्स, द सेंट्स टॉक ऑफ फिल्थ एंड डर्ट। फिल्थ भी गंदगी होता है, डर्ट भी कचरा होता है। सो मेरे सेंटेंस में अगर दो वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग सेम है, I will classify that figure of speech as tautology. After tautology, our next figure of speech will be climax. Now, जैसे मूवी में क्लाइमैक्स होता है कि अब क्या होगा, स्टार्टिंग में वो लोग स्लो पेस पे लेते हैं और फिर क्लाइमैक्स में एकदम एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे here my ideas are arranged in an increasing order। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा आइडियाज को अगर वर्ड्स में लिखा गया है, वी कॉल दैट फिगर ऑफ स्पीच एज क्लाइमैक्स। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। यहाँ पे पहले केम छोटा है, फिर सॉ उससे बड़ा है, फिर कॉन्कर्ड कैप्चर कर लेना, इट्स माय बिगर वन। तो जब आइडियाज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वी कॉल देम एज क्लाइमैक्स। और इसका एकदम उल्टा एंटी क्लाइमैक्स, वहां पे आइडियाज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, तो यहाँ पे आइडियाज को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। सेम है। एग्जाम्पल क्या दिया है, द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग। नाउ ग्लोरी बड़ा चीज है, मान सम्मान, एंड शिलिंग वो यूके का स्मॉलेस्ट करेंसी है। जैसे यूएस में सेंट होता है, हमारे यहाँ रुपी होता है, उनका स्मॉलेस्ट ये है शिलिंग। तो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स एक दूसरे से ऑपोजिट है। क्लाइमैक्स में आइडियाज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, और एंटी क्लाइमैक्स में डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव यूफेमिज्म। नाउ यूफेमिज्म क्या होता है, अगर कोई भी हार्श आइडियाज है, कोई भी गलत चीज है या फिर बहुत ही रूड चीज है, उसको मैं अगर अच्छी तरह से माइल्ड वे में एक्सप्रेस करूं, आई विल कॉल दिस एज यूफेमिज्म। जैसे वी मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि अगर हमारे फैमिली में किसी का डेथ होता है
तो वी वोंट से कि वो मर गया, वी से कि वो भगवान के घर चले गए हैं या समथिंग लाइक दैट. सो यहां पे भी इंस्टेड ऑफ सेइंग कि व्हेन ही डाइड थोड़ा हार्श रूड होता है, तो उसको थोड़ा माइल्ड में बताने के लिए वी सेड कि व्हेन ही रीच द गेट्स ऑफ हेवन, जब वो स्वर्ग के द्वार में पहुंचे, तो उसका मतलब भी मरना ही है, बट वी डोंट से इट डायरेक्टली ताकि किसी को हार्श ना लगे. थोड़ा माइल्ड वे से वी कॉल इट एज यूफेमिज्म. ऐसे कोई फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके मैं अपने पोयम को इंटरेस्टिंग बनाता हूं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी कॉल इट एज यूफेमिज्म. यूफेमिज्म के बाद एक्सक्लेमेटरी बहुत सिंपल है. अगर मेरे सेंटेंस के अंदर कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेम किया गया है स्ट्रॉन्ग इमोशन को, आई विल कॉल इट एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जिसका एग्जांपल हाउ आर द माइटी फॉलन, तो ये मुझे एक्सक्लेमेटरी मार्क से मुझे आइडेंटिफाई करने को इजी पड़ जाता है. एक्सक्लेमेटरी के बाद इंट्रोगेशन भी उतना ही इजी है. जिस तरह से एक्सक्लेमेटरी में कुछ आइडियाज को स्ट्रॉन्ग इमोशन दिया गया, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, वी डोंट वांट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, वी कॉल इट एज इंट्रोगेशन. यहां पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी पड़ेगा. कैन ए लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट, सो वी आर नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर आंसर, जस्ट फॉर इंडिकेशन. एक्सक्लेमेशन और इंट्रोगेशन के बाद एलिट्रेशन इज द इजीएस्ट वन, जो सारे बच्चों को इजीली समझ में आता है. जैसे अगर मेरे स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, आवाज रिपीट, वी कॉल इट एन एलिट्रेशन. जैसे वो टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स ऑन द सीशोर, उसके जैसा ही वो जो मेरा एस रिपीट हुआ है, राउंड एंड राउंड रगेड रॉक द रैगेड रास्कल्स रैन, आर रिपीट हुआ है. सो ऐसे रिपीटेशन ऑफ साउंड को मैं एलिट्रेशन, और अगर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स रहेगा उसको मैं रिपीटेशन बोलूंगा. तो ये एलिट्रेशन रिपीटेशन सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है. अगेन राउंड एंड राउंड में राउंड वर्ड को रिपीट किया गया है पोएटिक इफेक्ट के लिए. ये सिंपल एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेशन, एलिट्रेशन और रिपीटेशन के बाद अगला फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया. देखो लिखा गया है MA बट प्रोनाउंस करते हैं ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच तब यूज होता है जब कोई साउंड इंडिकेट करते हैं. अगर मुझे वर्ड्स में साउंड को एक्सप्रेस करना है एंड इफ दैट इज यूज्ड, जैसे क्लिंगिंग ऑफ बेल्स, तो क्लिंगिंग बेल्स का साउंड इंडिकेट करता है, सो दैट विल बी ओनोमोटोपिया. हियर दे हैव गिवन बजिंग ऑफ बीज, तो ये बजिंग क्या है, बीज का आवाज रिप्रेजेंट करता है. सो व्हेन माय साउंड इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स, आई कॉल दैट फिगर ऑफ स्पीच एज ओनोमोटोपिया. स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना. इन्वर्शन, यहां पे जो मेरे सेंटेंसेस है, बहुत सारे सॉन्ग्स में हम लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सॉन्ग्स के लिरिक्स होते हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस में नहीं, वर्ड्स को आगे पीछे करके रीअरेंज करते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे. आफ्टर लिसनिंग ऑफ ही वेंट, तो हमारा प्रॉपर ऑर्डर क्या आएगा, ही वेंट ऑफ आफ्टर लिसनिंग, राइट. तो व्हेनेवर यू हैव इन्वर्शन, आफ्टर आइडेंटिफाइंग आई एम सपोज टू गिव देम द प्रॉपर ऑर्डर, कि वो प्रॉपर ऑर्डर क्या है. ट्रांसफर एपिथेट इज एन इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच. यहां पे एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव. ट्रांसफर्ड मीन्स उसको कहीं और से कहीं और पे ट्रांसफर किया गया है, यानी कि उसको बोलना किसी और के लिए चाहते हैं बट उसको यूज किसी और के साथ किया गया है, राइट. सो इट इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइटफुली वर्ड टू अदर क्लोजली रिलेटेड. जैसे he spent many anxious days, तो यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो बोला क्या गया है कि he spent many anxious days. कौन anxious था, he, और यहां पे किसके साथ यूज किया गया है, days के साथ. so we can say our adjective anxious is transferred from him to days. पहले anxious ही था और अभी डेज के साथ यूज किया गया है. सो हियर
Adjective anxious is transferred from him to days. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इफेक्टिव फिगर ऑफ स्पीच है. सिनिक डॉग में क्या होता है? पार्ट फॉर द होल और वाइस वर्सा, और होल फॉर द पार्ट. अभी whenever we say the man is या we human beings are earning for our stomach ना, हम लोग सिर्फ स्टमक के लिए नहीं, पूरे बॉडी के लिए काम करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे पार्ट यूज किया गया है. अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, इंडिया हैज वॉन द टेस्ट, जबकि पूरा इंडिया खेलने नहीं गया था, सिर्फ 15 प्लेयर्स या 18 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स. तो हियर वी यूज द एंटायर, वी हैव यूज्ड होल इंडिया फॉर द पार्ट 11 और 15 players. So here it is part for the whole. Cynic dog भी इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है. उसके बाद मेट्रोनॉमी. मेट्रोनॉमी एक सिंबल यूज करते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है. जैसे he is addicted to the bottle. Now when someone is addicted, वो बॉटल से नहीं, बट उसके अंदर जो लिकर होता है उससे वो एडिक्टेड होता है. यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? The pen is my dear. Pen is a symbol for writer and sword is a symbol for soldier. So here I want to say that the writer is more powerful than the soldiers. वो अपने आर्टिकल से, न्यूज से, अपने राइटिंग्स से लोगों को ज्यादा इंस्पायर करके चेंजेस ला सकता है. So here I have used the symbol for writer, symbol for